प्यारे दर्शकों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेफ्राइटिस के बारे में। नेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज। यह है दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। नेफ्राइटिस जानने से पहले हमें किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किडनी हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में और लंबर रीजन के अंदर होती हैं। ये बीन शेप्ड होती हैं, यानी सेम के बीज के आकार की होती हैं। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके दोनों साइड में एक एक किडनी मौजूद होती है। किडनी को ब्लड जाता है रीनल आर्टरी के द्वारा। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाने के बाद कई लाख छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और किडनीज के अंदर कई लाख होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शनलिंग यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट। यानी किडनी कई लाख छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और हर नेफ्रॉन अपना अलग अलग अपना फंक्शन प्ले करते रहते हैं। तो रीनल आर्टरी लाखों कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और हर एक कैपिलरी एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है। नेफ्रॉन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है मालपीजियन कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। ये कप की तरह की जो रचना आप देख रहे हैं, ये होता है मालपीजियन कैप्सूल। इसके अंदर छलनी की तरह की प्रवृत्ति होती है, बहुत बारीक अपर्चर होता है जिसमें से फ्लूइड नीचे जाता है और इसके नीचे ये छोटी नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं आगे जाकर मिलकर बना लेती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इस मालपीजियन कैप्सूल के अंदर ये एक कैपिलरी आई और यहाँ आने के बाद उसने ये जाल सा बना दिया और जाल बनाने के बाद आगे चली जाती है। इसमें से एक ब्रांच यहाँ इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटी होती है, चारों तरफ चेन सर्कल होती है। तो ब्लड इधर से आया और इस जाल के अंदर से ये फैल जाता है और आगे की जो ये नली है कैपिलरी थोड़ी सी छोटी होती है, तो इस कारण यहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस छलनी के इस गुच्छे के अंदर प्रेशर क्रिएट होने से जो फ्लूइड है ब्लड के अंदर वह यहाँ रिसने लगता है और इस नलिका से होकर आगे जाता है। और ये जो छोटी कैपिलरीज के चारों तरफ इसको एनसर्कल किए होती है, ये जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा कुछ मिनरल्स, कुछ मेटाबोलाइट्स, ग्लूकोज
उन सबको एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी जो एक्सेस क्वांटिटी में वहाँ चले गए हैं उसको एब्जॉर्व कर लेती है। यूरिन 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्षमता है यहाँ से, लेकिन 1 से 1.5 लीटर ऑन एवरेज 24 घंटे में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई हमारी नेफ्रॉन की, और इस नेफ्रॉन से ये लिया गया है नेफ्राइटिस, यानी इस पोर्शन में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो नेफ्राइटिस कहलाता है। नेफ्राइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट नेफ्राइटिस के अंदर कुछ एक्यूट सिम्टम्स होते हैं, सीवियर सिम्टम्स होते हैं, और क्रोनिक में वो सीवियरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और यहाँ आने के बाद किडनी में डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, किडनीज के फंक्शंस कम हो जाते हैं। किडनी के फंक्शंस को बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और GFR कम हो जाता है और फिर किडनी फेल्योर की स्टेज डेवलप हो जाती है अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए। एक्यूट के टाइप होते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, और एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और एक होता है पाइलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उससे वो ब्लड फिल्ट्रेशन की और यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। इंटरस्टिशियल में जो ट्यूब्यूल्स हमने ये दिखाई थी, इनके बीच के स्पेस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उधर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उससे जो यूरिन रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया है वो अफेक्टेड हो जाती है। पाइलोनेफ्राइटिस में इसके लिए कॉजेटिव बैक्टीरिया होता है ई कोलाई के कारण पाइलोनेफ्राइटिस होता है, और ई कोलाई इन्फेक्शन स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, फिर धीरे धीरे वो यूरेटर के माध्यम से होते हुए किडनीज में जाकर नेफ्रॉन को अफेक्टेड करता है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? कुछ जनरल कॉजेज हैं, तो वाटर इनटेक लेस, जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं तो उनके अंदर ये संभावना ज़्यादा होती है, और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो पानी पीते ही नहीं है, और सर्दियों में तो पानी पीते ही नहीं, वो कहते हैं वो सर्दी है कि आप पानी पिएंगे, जबकि पानी की ज़रूरत तो हर मौसम में, ये कि थोड़ा सा कम होती है गर्मी के अपेक्षा, लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि पानी तो हमारी हर क्रिया के लिए ज़रूरी है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने की हर प्रक्रिया पानी के द्वारा ही होती है, सब्जी बनाएंगे तो पानी चाहिएगा, रोटी बनाएंगे तो पानी चाहिएगा, हर चीज़ में पानी चाहिए होता है। उसी तरह हमारी बॉडी की हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पानी जरूरी है। दूसरा, मोर इंटेक ऑफ एसिडिक फूड, एसिडिक फूड की ज़्यादा मात्रा में लेते रहना, पानी कम पी रहे हैं तो एसिडिक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, और वो जहाँ भी जाती है वहाँ उसका डैमेज करती है, किडनी से पास होगी तो किडनी को डैमेज करेगी। तीसरा, एक्सेसिव इंटेक ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है फ्यू एलोपैथिक ड्रग्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक्स जो दी जाती है खासकर हार्ट पेशेंट को दी जाती हैं, उनका काम क्या होता है कि वो आर्टरीज को डायलेट कर देती हैं और वहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है। ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो यूरिन बार बार आता है और किडनीज के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, और किडनी के ऊपर लोड पड़ने से ये कोई ना कोई नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। एलोप्रिनोल
ये ड्रग्स जो दी जाती हैं गॉट के लिए। इसके अलावा पेनिसिलिन, सिमेटिडिन, कुछ एपिलेप्सी के लिए, और ब्लड थिनर, एंटी ट्यूबरकुलर, ये ड्रग्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन, खासकर ई कोलाई बैक्टीरिया इज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नेफ्राइटिस। सिम्टम्स ऑफ नेफ्राइटिस। गैस्ट्रिक सिम्टम में एक तो लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा, और इसके साथ में नौजिया, वॉमिटिंग, अक्सर जी खराब हो जाएगा और उल्टी आ जाती है। इसके अलावा लो एनर्जी लेवल, बहुत थकान मरीज को रहती है और उसका कुछ करने को मन ही नहीं करता है। मसल वीकनेस और मसल क्रैम्प्स। इसके अलावा इडिमा, शुरू में तो ये सिम्टम रहेंगे, जब वो एडवांस हो जाएगा तो इडिमा भी शुरू हो जाता है। पैरों में पानी भर जाना, सूजन आ जाना, चेहरे में सूजन आ जाना, और फिर कभी कभी हाथों में भी सूजन आ जाती है। यूरिन में बर्निंग, यूरिन में ब्लड, यूरिन में पस और रीनल कास्ट, ये भी अपेयर होने लगती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो किडनीज को अफेक्ट करता है, और किडनीज अफेक्टेड हो जाती हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। बहुत बार पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और उसको ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई दी जाती है, उससे ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, उल्टा किडनीज और डैमेज होने लगती है। क्यों? क्योंकि किडनीज से एक एंजाइम्स क्रिएट होता है, रेनिन, और एक होता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन का काम होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा कि वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर उससे बढ़ जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक क्रिया है जो होती है लो ब्लड प्रेशर होने से। किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो किडनी से रेनिन निकलेगा, वो एंजियोटेंसिन को रिलीज करने में हेल्प करेगा, और एंजियोटेंसिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से जो ब्लड प्रेशर लो था वो बढ़ जाएगा। अगर किडनी डिस्टर्ब हो गई है तो ये ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा एंजियोटेंसिन, और इसके कारण ब्लड प्रेशर परमानेंटली बढ़ा रहने लगता है। और उस समय किडनी को ट्रीट ना करके खाली ब्लड प्रेशर की अगर दवाई दी जाएगी तो ये किडनीज को और डैमेज करता है। तो मित्रों ये थे कुछ इसके सिम्टम्स, और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए तो इसके सिम्टम्स ही बता देते हैं, साइन और सिम्टम्स किडनीज की प्रॉब्लम को। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर भी करा सकते हैं, और एमआरआई ऑफ किडनीज, उससे पता चल जाता है। ट्रीटमेंट के लिए तो वाटर इनटेक को प्रॉपर करना,
अगर पानी कम पीने की हिस्ट्री है पेशेंट में तो उसको पानी पीने के लिए कहा जाए। दूसरा, एसिडिक फूड स्टॉप करना, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट स्टॉप करना, और उसको अल्कलाइन फूड की मात्रा ज़्यादा देने के लिए मोटिवेट करना। अल्कलाइन फूड में कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, सूप, ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में देने के लिए बोलना। तो इतना करने से ही उसकी कंडीशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जो सिम्टोमेटिक दी जाती हैं। उसमें एपिस के अंदर इडिमा मिलता है, जगह जगह फ्लूइड भर जाता है, और इसके अंदर स्टिंगिंग बर्निंग पेन होते हैं, जैसे किसी चीज़ ने डंक मार दिया उस तरह के बर्निंग पेन्स होते हैं। रेस्टलेसनेस, फियरफुलनेस, एंजाइटी, घबराहट बहुत होती है। थर्स्टलेसनेस, प्यास इसको नहीं लगती है और गर्मी इसको ज़्यादा फील होती है। और यूरिन में यूरिन की मात्रा कम हो जाती है और यूरिन बहुत जलन के साथ पास होता है। यूरिन पास करने के दौरान बहुत ज़्यादा बर्निंग और कटिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन इसको फील होता है। यूरिन की जो लास्ट ड्रॉप पास होती है, यानी जब वो यूरिन पास करना बंद कर देता है तो वह बर्निंग बहुत ज़्यादा स्टेज में बढ़ जाती है। एपोसाइनम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है किडनीज के ऊपर वर्क करने के लिए, और इसमें इडिमा होता है, स्वेलिंग होती है जगह जगह, और यूरिन स्कैंटी या फ्रीक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट। इसके अलावा इसमें नोजिया वॉमिटिंग भी मिलता है, और थर्स्ट काफ़ी ज़्यादा होती है इसको, और ये चिली पेशेंट होता है, ठंड इसको ज़्यादा लगती है। और इसके अंदर मिलता है एमआर, मिटरल रिगर्जिटेशन, या टीसीआर, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, यानी इसकी पैथोलॉजी में हार्ट भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड मिलता है, और उस हार्ट अफेक्शन के कारण किडनीज के ऊपर बैक प्रेशर आता है और उससे किडनीज ये इन्फेक्टेड हो जाती है। यानी इसमें मेन कॉज हार्ट होता है। जहाँ इस तरह का मिल रहा है तो वहाँ एपोसाइनम यूज की जाती है। यूरिन में थिक म्यूकस आता है इसके, यानी यूरिन काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है उस म्यूकस के आने के कारण। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैंथरीस। कैंथरीस में बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है किडनीज का, बर्निंग पेन, और ये पेन कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट बर्निंग पेन, बर्निंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्चुरेशन से पहले और करने के दौरान और बाद में, हर समय ये बर्निंग पेन्स इसमें मौजूद होते हैं। इसके अंदर पैरोक्सिस्मल रेज की टेंडेंसी होती है, यानी बहुत ज़्यादा इसको वायलेंट हो जाता है, तो गुस्सा इसको अचानक से आ जाता है, ऐसी इसकी नेचर होती है। प्लूरिसी विद इफ्यूजन, विद ड्राई कॉफ,
ये भी संभावना इसके अंदर मौजूद होती है। ब्लडी यूरिन, यूरिन में ब्लड आता है और यूरिन कम इन ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन आता है और इसके साथ में बर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज बर्बेरिस वल्गरिस। बर्बेरिस वल्गरिस में पेन इन किडनी रीजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी विद हेमेचूरिया, ब्लड में यूरिन यूरिन में ब्लड आता है, हेमेचूरिया इसमें होता है, थिक म्यूकस यूरिन में आता है और रेड मीली सेडिमेंट्स, लाल रंग के आटे की तरह के क्रिस्टल्स यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स में जो नेफ्राइटिस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इसके सिम्टम्स अराइज होते हैं और इसमें क्रैम्प्स मसल्स में मिलते हैं। क्रैम्प्स इन मसल, क्रैम्प्स इन काल्व्स, मसल्स में जैसे पेट के मसल्स में या थाइज में या काल्व मसल के अंदर इसमें क्रैम्प मिलते हैं। यूरिन के अंदर गार्लिकी अडर, बहुत तीखी गंध आती है जैसे कि लहसुन में से आती है, और यूरिन के अंदर एसीटोन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्रोटेलस हॉरिडस बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है किडनीज के ऊपर वर्क करने वाली। जो किडनी के सिम्टम्स बड़े सीवियरिटी से आ रहे होते हैं तो क्रोटेलस हॉरिडस यूज की जाती है। यूरिन डार्क होता है, ब्लडी होता है, यूरिन में कास्ट मौजूद होती है, एल्ब्यूमिन, यूरिन स्कैंटी। तो बड़ी खतरनाक कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। मर्कोर, मर्कोर भी बहुत वायलेंटली इन्फ्लेम्ड करती है किडनीज को। ब्राइट डिजीज, वो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसी का दूसरा फॉर्म है ब्राइट डिजीज। यूरिन हॉट, गर्म होता है विद बर्निंग, थस बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, बेचैनी, घबराहट, पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है और इसके साथ साथ में डिसेंट्री के सिम्टम भी पाए जा सकते हैं, यानी स्टूल में भी ब्लड मौजूद होता है। यूरिन में आल्सो भी ग्रीनिश, यूरिन हरा भी हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पस। स्टैबिंग पेन इसके अंदर पाए जाते हैं, खासकर ब्लैडर और किडनी रीजन में, जैसे कि चाकू घोंप दिया गया, इस तरह के पेन इसके अंदर पाए जाते हैं। यूरिनेशन के बाद में पसीना काफी ज्यादा इसको आ जाता है, स्वेटिंग आफ्टर यूरिनेशन। हेलोनियास, हेलोनियास में यूरिन में एल्ब्यूमिन मिलता है, फॉस्फेट मिलता है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी
बढ़ी हुई होती है। यूरिन प्रोफ्यूज क्लियर होता है। किडनी रीजन में इसको बर्निंग काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। पेशेंट किडनी की आउटलाइन को बता सकता है इस बर्निंग के कारण। जितने एरिया में किडनी होती है उतने एरिया में हथला बताते कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ये बर्निंग हो रही है। वहाँ हेलोनियास दी जाती है। और हेलोनियास आल्सो वर्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान नेफ्राइटिस के सिम्टम आ रहे हैं तो हेलोनियास वहाँ भी दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज टेरेबिंथ। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी विद हेमरेज। हेमरेज इसका डार्क और पैसिव, डार्क कलर का हेमरेज होता है और पैसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में बहुत ब्लड इसके अंदर से पास होता है। और यूरिन या ब्लड ड्रॉप में के रूप में आता रहता है। ड्राउजीनेस इसके अंदर मिलती है। स्ट्रेंगुरी, यूरिन आना बंद भी हो जाता है। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और यूरिन के अंदर ऑर्डर्स ऑफ वायलेट्स, मीठी मीठी सी गंध आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। फास्फोरस नेक्स्ट मेडिसिन है। फास्फोरस के अंदर भी यूरिन में यूरिन टर्बिड होता है, गंधला होता है। ब्राउन कलर का यूरिन विद रेड सेडिमेंट। नर्वस डेबिलिटी, इसको नर्वस वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी कमजोरी, बड़ी थकान, इसको बड़ी हरारत सी महसूस होगी। और हल्के हल्के से मसाज कराना पसंद करता है, कहेगा कि मेरे हाथों पैरों को हल्के हल्के से मसाज कर दो, रगड़ दो, उससे इसको आराम मिलता है। अगर तेजी से दबाएंगे तो इसको दर्द हो जाता है। खट्टी डकारें इसके अंदर मिलती हैं और खट्टा पानी मुंह से आता रहता है। खाने के कुछ देर के बाद इसको फिर से भूख लग जाती है। बहुत ज़्यादा अगर किसी ने नमक लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में खाया है और उससे किडनी डैमेज हुई है तो वहाँ फास्फोरस दी जाती है। फास्फोरस के अंदर बहुत सीवियर पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं किडनीज के अंदर। एक और मेडिसिन है कालीक्लोर, उसका इफेक्ट भी किडनीज के ऊपर बहुत सीवियर फॉर्म में होता है। कालीक्लोर में किडनी के सिम्टम तो मिलते हैं, इसके अलावा इसमें मिलता है अल्सरेटिव एंड फॉलिकुलर स्टोमेटाइटिस। जीभ के ऊपर बड़े मतलब काफ़ी छाले मिलते हैं या अल्सर मिलते हैं, घाव हो जाते हैं और जीभ इसकी बिल्कुल लाल दिखाई पड़ती है, ब्लड रेड। यूरिन में एल्ब्यूमिन, यूरिन स्कैंटी, ब्लड, बाइल्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ कालीक्लोर बहुत अच्छा काम करेगी। तो मित्रों ये थे इसके कुछ मेडिसिन बहुत सारी हैं। अगर हार्ट सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ और मेडिसिन जो हार्ट में काम करती हैं तो वो भी इंडिकेटेड हो जाएंगी। अगर इकोलाई का इन्फेक्शन प्रेजेंट है या ब्लड फाइंडिंग में या यूरिन फाइंडिंग में इकोलाई मिल रहा है
तो इंटरकरेंटली ई कोलाई 200 या 1 में सिंगल डोज दी जा सकती है। वो देने से बहुत अच्छा लाभ करेगा। एक और कॉज इसका होता है नेफ्राइटिस का ऑटो इम्यून, वो मैं पहले भूल गया था। ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस, ऑटो इम्यून एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वह हमारे ही बॉडी पार्ट को डैमेज करने लगता है। और जब तक हम उस इम्यून सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो वो डैमेज हमारा रुकता नहीं है। तो उसमें भले कितना ट्रीटमेंट करते रहे ये सिम्टोमेटिक, वो चीज़ परमानेंटली ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कॉज को ढूंढकर उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑटोइम्यून कॉज या तो कुछ हेरेडिटरी ट्रेट्स बच्चे के अंदर आए हैं वो हो सकते हैं, या इम्यूनाइजेशन वह भी कारण होता है, टीकाकरण। ये बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज को प्रोड्यूस करता है। सिफिलिटिक मियाज्म परसिस्ट कर रहा है, ट्यूबरकुलर मियाज्म परसिस्ट कर रहा है। तो इनको फाइंड करके, इनको ढूंढ के उसको एंटीडोट करना वो भी ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई एलोपैथिक ड्रग की हिस्ट्री है तो उस ड्रग को भी एंटीडोट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे दर्शकों, ये तक छोटा सा इंट्रोडक्शन नेफ्राइटिस का। आशा करता हूँ ये आपको लाभदायक लगेगा और आप अपने विचार मुझे दे सकते हैं और आपके अपने एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। उससे और लोगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना रहे हैं कि इसमें लोगों को अच्छी जानकारी दी जाए। और आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए अपने हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में।